हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कवर कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक विच इज रेलेवेंट फॉर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। सेशन में जिन नोट्स को रेफर किया जाएगा वो पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड है। इफ आपको अपनी हेल्प के लिए ये नोट्स चाहिए तो यू कैन ड्रॉप द रिक्वेस्ट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं अप्रोच बताना चाहूंगी कि ये सेशन कैसा होगा। सिंस वी ऑल नो एनसीईआरटी इज द बाइबल फॉर अस, तो हम सिर्फ एनसीईआरटी रेफर करेंगे, इसी के साथ हम मैप वर्क भी कवर करते चलेंगे। मैप वर्क के साथ साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखेंगे एंड सेशन के अंत में एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। आई होप माय अप्रोच इज क्लियर टू यू पीपल। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेशन। In this session, we will be covering the second chapter of NCERT Class 6 the History book. Chapter name is From Hunting Gathering to Growing Food. ये हमारा सेकंड चैप्टर है। आप अपने बुक को ओपन करोगे तो आपको सेकंड चैप्टर ये देखने को मिलेगा। एंड इस सेशन में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस पूरे सेशन के टाइम पीरियड पे आप अपने बुक को ओपन रखें सो दैट आपको पता रहे कि आप क्या पढ़ रहे हो। ओके, ये टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। दैट अर्लीस्ट पीपल, व्हाई वर दे ऑन द मूव, वो क्यों मूव कर रहे थे, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, हमें कैसे पता चला इन लोगों के बारे में, कौन कौन सी जगह को वो चूज किए थे और क्यों चूज करते थे उस जगह पे वो रहने के लिए। इसके अलावा वो फायर का फाइंड कैसे किए थे, फायर की खोज कैसे किया था उन्होंने, एनवायरनमेंट कैसे चेंज होता चला गया, फार्मिंग और हर्डिंग की शुरुआत कहाँ से हमें देखने को मिलेगी, अ न्यू वे ऑफ लाइफ, जिंदगी की एक जिंदगी जीने का एक नया तरीका हमें देखने को मिलेगा, रेयरिंग एनिमल्स, पशुपालन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, कैसे हमें पहले फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में पता चलेगा, और फिर टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, लाइफ हमें सेटल होते हुए दिखेगी। और आखिरी में हम देखेंगे अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पे है हम ये भी देखेंगे मैप के थ्रू। ओके, यहाँ से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। मैं बार-बार बोल रही हूँ कि ये पूरे सेशन जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप इस पूरे सेशन में आप अपने बुक को ओपन रखोगे सो दैट मैं जो भी आपको बता रही हूँ, आप उसे लाइन बाय लाइन अपनी बुक में पढ़ रहे हो और आपको पता रहेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। और इससे हमारी जो माइंड है, हमारे माइंड में उस चीज़ को रिटेन करने में हेल्प मिलेगी। Okay. This is the very first topic of the chapter. This is the earliest people. Why were they on the move? सबसे पहले जो हम earliest people की हम जो बात कर रहे हैं तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि वो मूव क्यों किया करते थे, वो इधर-उधर क्यों कर रहे थे, इतना ज़्यादा वो ट्रैवल क्यों कर रहे थे। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सबकॉन्टिनेंट। सबकॉन्टिनेंट हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि क्या होता है सबकॉन्टिनेंट। अगर नहीं पता है तो आई वुड सजेस्ट दैट आप एक बार चैनल पे जाकर के हमारे पिछले वाले जो सेशन है उसे एक बार देख करके आओ, वहां से आपको बहुत सारी चीजें पता चलेगी, जो बेसिक चीजें हैं वो आपको पता चलेंगी। टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर्स। जो हमने अर्लीस्ट पीपल की बात की थी, सब कॉन्टिनेंट में जिन लोगों की हमने बात करी थी उसमें हमने क्या बोला था, उन्हें उन्हें हमने हंटर एंड गैदरर्स बोला था। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। हमने ये नाम क्यों दिया था, कैसे दिया था, तो हंटर और गैदरर्स जिस तरीके का वो काम करते थे, जिस तरीके से वो फूड को यूज कर रहे थे या मिल रहा था उन्हें फूड, हमने उस बेसिस पे उनको ये नाम दिया था। हंटर यानी कि वो हंट करते थे, हंट करके अपनी भूख को मिटाते थे, हंट करके उनका फूड आता था। गैदरर्स वर लाइक कि वो अपने फूड को इकट्ठा करते थे और फिर वो खाते थे। जानकारी थी, अ, इन्हें बहुत जानकारी थी प्लांट्स वगैरह के बारे में, कौन से प्लांट्स बेनिफिशियल हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी थी इन्हें। इसी वजह से हम इन्हें हंटर्स एंड गैदरर्स कहते हैं। जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स। क्यों? तो मैंने बताया अभी कि वो वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे, फिश, बर्ड्स वगैरह को पकड़ते थे, गैदर्ड अपने फ्रूट्स वगैरह को गैदर करते थे, रूट्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स, इन सबको वो गैदर करके खाया करते थे। हंटर एंड गैदरर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो एक जगह से दूसरे जगह वो जाया करते थे, हमेशा वो ट्रैवल किया करते थे। देयर आर मेनी रीजंस फॉर दिस। हम इस यहाँ से हम यही पढ़ेंगे कि वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रैवल किया करते थे। तो फर्स्ट है, इफ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज। क्या पढ़ा हमने? अगर वो एक जगह ही वो रह रहे होते, अगर वो काफ़ी समय से एक ही जगह पे रहेंगे, तो वो वहाँ पे जितने भी अवेलेबल प्लांट और एनिमल रिसोर्सेज़ है, वो सारा वो खा पी करके वो खत्म कर जाएँगे। उसके बाद का क्या? उसके बाद वो भूखे तो रहेंगे नहीं। ह्यूमन है, ह्यूमन नीड है फूड, तो उस चीज़ के लिए, उसी की खोज के लिए वो हमेशा ट्रैवल किया करते थे कि आज यहाँ रुक गए, यहाँ पे हमें जो मिला हम खा लिए, फिर हम कल कहीं और जाकर के ट्रैवल करते थे और वहाँ जो मिलता था हम वो खाते थे। Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. तो पहला हमने ये पढ़ा दैट फूड के सर्च के लिए वो ट्रैवल किया करते थे।
सेकंड एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। दूसरा है कि जो एनिमल्स होते थे वो खुद भी इधर-उधर करते रहते थे, वो एक जगह रुकते नहीं थे एनिमल्स वगैरह, तो वो भी एक जगह से दूसरे जगह मूव किया करते थे। ईदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, या तो वो जो उनके प्रे होते हैं एनिमल्स के जो जिनको वो मार के अपना पेट भर सकते हैं, उनके खोज के लिए वो इधर-उधर करते थे, या तो वो इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल ये इनके अंदर आ जाते हैं। इन सर्च ऑफ ग्रास हो गया, लीव्स हो गया, इनके लिए ये ट्रैवल किया करते थे। क्या पढ़ा हमने कि स्मॉलर प्रे के लिए, डियर के लिए, वाइल्ड कैटल के लिए, ग्रासेस के लिए, लीव्स के लिए, इनकी खोज के लिए ये एक प्लेस से दूसरी जगह वो मूव किया करते थे। दैट इज़ व्हाई दोज़ हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। और जो लोग जो थे, जो कि हंटर्स वगैरह थे, जो कि इन एनिमल्स को पकड़ा करते थे अपने फूड के लिए, उनको इनके पीछे जाना पड़ता था। किनके पीछे? इन्हीं एनिमल्स के पीछे। हंटर्स को एनिमल की ज़रूरत थी अपने फूड के लिए, और एनिमल्स को दूसरे प्रे की ज़रूरत थी अपने फूड के लिए। अगर एनिमल एक जगह से दूसरा जगह जाएगा, तो उसी के पीछे-पीछे हंटर भी एक जगह से दूसरे जगह जाएँगे। तो दूसरा हमने ये पढ़ा कि उनके जो मूवमेंट्स हुआ करते थे, एनिमल्स के जो मूवमेंट्स थे, उनको उनके पीछे-पीछे जाने के लिए इन्हें भी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। थर्ड है प्लांट्स एंड ट्रीज बेयर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन्स। जो पेड़ वगैरह होते थे, प्लांट्स वगैरह होते थे, वो अलग-अलग टाइम पीरियड पे अपने फ्रूट्स को बेयर करते थे। जैसे कि हमें पता है आज के टाइम पे देख लो, अभी समर आ रहा है, तो समर में हमें मैंगोज़ देखने को मिलेंगे, वाटरमेलन देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या मैंगोज़ और वाटरमेलन हमें विंटर के टाइम पीरियड पे मिलते हैं क्या? नहीं मिलते हैं। तो दिस इज़ द बिगेस्ट एग्जांपल, प्लांट्स और ट्रीज जो होते हैं वो सीज़नल होते हैं, हर सीज़न उनके फ्रूट्स नहीं होते हैं। अब सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीज़न टू सीज़न, अलग-अलग सीज़न में उन्हें अलग-अलग लोकेशन पे जाना पड़ा होगा अपने फूड के लिए, इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। गर्मी के टाइम पे उन्हें मैंगोज़ मिल गए, गर्मी के टाइम पे उन्हें वाटरमेलन मिल गए, लेकिन ठंडी के टाइम पे उन्हें मैंगोज़ और वाटरमेलन नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए वो किसी दूसरे लोकेशन पे जाते थे जहाँ पे ठंडी वाले उन्हें फ्रूट्स मिल जाए। तो सीज़न की वजह से भी वो इधर-उधर मूव किए होंगे। फोर्थ, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। ये जितने भी लोग थे, पीपल थे, प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, इन सबको ना पानी चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। वाटर इज़ फाउंड इन, और वाटर कहाँ मिलता है? तो लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, व्हाइल मेनी रिवर्स आर एंड लेक्स आर पेरेनियल। अच्छा ये देखो, ये जो रिवर्स होते हैं ना, वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा पेरेनियल, दूसरा होता है हमारा सीज़नल। पेरेनियल होता है जो थ्रू आउट द ईयर फ्लो करता है, और सीज़नल होता है जहाँ पे आपको सीज़न वाइज़ आपको देखने को मिलेगा। बारिश का सीज़न आएगा तो आपको वहाँ पे पानी देखने को मिलेगा, एल्स गर्मी के टाइम पे वहाँ पे ड्रॉट हो जाएगा, पानी नहीं होगा वहाँ पे। तो वही हमने पढ़ा कि बहुत सारे रिवर्स और लेक्स जो होते हैं, वो पेरेनियल होते हैं कुछ, और कुछ जो होते हैं वो सीज़नल होते हैं। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर, और लोगों को पानी की खोज के लिए, पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। ड्राई सीज़न्स की बात हो रही है, चाहे वो विंटर हो या फिर तो समर हो। अगर वो सीज़नल रिवर के आस-पास रह रहे हैं, तो उन्हें गर्मी या ठंडी के टाइम पे उन्हें पानी नहीं मिलता होगा, तो जिसकी वजह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता होगा। हमने 4 रीज़न्स पढ़े हैं। पहला तो ये कि वो अपने फूड के लिए जाते थे, सर्च ऑफ फूड, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। सेकंड, जो उनका फूड था, दैट इज़ एनिमल्स जो थे, अगर एनिमल्स मूव कर रहे हैं, तो उनको भी उनके मूवमेंट के पीछे-पीछे जाना था। तो सेकंड तो हमने ये पढ़ा। थर्ड हमने पढ़ा कि जो प्लांट्स और ट्रीज होते हैं वो अलग-अलग सीजन में अलग-अलग फ्रूट्स बेयर करते हैं। अब वो सीजन बाय सीजन अलग-अलग उन्हें लोकेशन पे जाकर के अपने फूड का अरेंजमेंट करना पड़ता था। फोर्थ हमने पढ़ा पानी। फोर्थ वाज़ कि वाटर की खोज के लिए भी उन्हें इधर-उधर जाना पड़ता था। अगर पेरेनियल रिवर है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर सीज़नल रिवर है, उस सिनेरियो में उन्हें पानी की प्रॉब्लम होती थी, और पानी के लिए उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। आपकी बुक में सेकंड जो टॉपिक है दैट इज़ हाउ डू वी नो अबाउट दीज़ पीपल। हमने बोल दिया कि हमें अर्लीस्ट पीपल के बारे में ये पता है कि वो मूव करते थे, कहाँ-कहाँ वो जाते थे, क्यों जाया करते थे। लेकिन हमें कैसे पता चला इन लोगों के बारे में, ये पीपल के बारे में हमें पता कैसे चला? तो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, एक आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ये स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ रिमेन्स। जो चीज़ें बच जाती हैं, उनकी स्टडी करते हैं, और इन्हीं के थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे पास्ट में, हमारी हिस्ट्री में क्या कुछ हमें देखने को मिले होंगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड। यही आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारी खोज की, बहुत सारा चीज़ पढ़ा, और हमें ये बताया कि भई जो हंटर और गैदरर्स थे ना, वो बहुत सारी चीज़ें बनाते थे और उनको यूज़ करते थे। It is likely that people made and used tools of stone, wood, and bone, of which stone tools have survived best. क्या पढ़ा हमने? इट इज़ लाइकली यानी कि संभावना है, ऐसा संभावित किया जाता है कि हो सकता है कि उस टाइम पीरियड पे जो लोग हैं वो बनाया करते थे, यूज़ किया करते थे, टूल्स को यूज़ करते थे। किससे बनी हुई थी वो? स्टोन से बनी हुई थी, लकड़ियों से बनी हुई थी,
और हड्डियों से भी बनी हुई थी। इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा सर्वाइव किया वो था हमारा स्टोन टूल्स। ऐसे टूल्स जो कि पत्थरों से बनाए गए थे, वो काफ़ी साल तक रहे, काफ़ी टाइम तक वो यूज़ किए जाने लग गए। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन। ये जो स्टोन टूल्स हुआ करते थे, वो मीट को कट करने के काम आते थे, बोन्स को कट करने के काम आते थे, स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज, जो पेड़ की खाल होती है उसे स्क्रैप ऑफ करने के काम आता था, एंड हाइड्स एनिमल के स्किन्स को निकालने के काम आता था, चॉप फ्रूट्स वगैरह को जो चॉप करने के काम आता था, या फिर तो रूट्स को काटने के काम में आता था। सम मे हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग। और कुछ ने क्या करा था कि जो हमारे बोन्स या फिर तो वुड्स वगैरह होते थे, उसमें एक हैंडल यूज़ करते थे वो, सो दैट उसको एज़ अ टूल यूज़ कर पाएँ। स्पेयर्स एंड एरोज़ भाले और तीर के जैसे यूज़ करते थे वो, किसके लिए? तो हंटिंग के लिए। एनिमल्स को हंट करने के लिए वो स्पेयर्स एंड एरो का यूज़ करते थे, जिसको हम हिंदी में भाले और तीर बोलते हैं। और ये कैसे बनाया करते थे ये? तो जो लकड़ियाँ होती है या फिर तो जो बोन्स हुआ करते थे, उसमें एक हैंडल अटैच कर दिया जाता था और फिर उसको एज़ अ यूज़ करते थे। अदर टूल्स वर यूज्ड टू चॉप वुड। और भी कुछ टूल्स उन्होंने वो यूज़ किया करते थे लकड़ियों को काटने के लिए, व्हिच वाज़ यूज्ड एज़ फायरवुड, जिसको फिर बाद में और साथ में हम लकड़ियों को कैसे यूज़ करते थे, फायरवुड के काम में आता था। वुड वाज़ आल्सो यूज्ड टू मेक हट्स एंड टूल्स। और लकड़ियाँ कहाँ-कहाँ यूज़ होती थी? पहला हमने देखा कि फायरवुड के लिए यूज़ होती थी। सेकंड, दिस इज़ फर्स्ट, सेकंड हमें हर्ट्स वगैरह बनाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती थी। थर्ड, हमें टूल्स वगैरह के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती थी। हमने इसमें यही पढ़ा कि हमें लोगों के बारे में कैसे पता चला, तो हमें आर्कियोलॉजिस्ट से पता चला कि उन वो ऐसा बताते हैं कि हंटर्स और गैदरर्स जो थे वो काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ किया करते थे, और ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पीरियड पे वो जो टूल्स यूज़ करते थे वो स्टोन का था, लकड़ियों का था, बोन्स का था, इन तीनों से था, और इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाया वो हमारा स्टोन टूल्स था। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा स्टोन टूल्स के बारे में, स्टोन टूल्स को वो मीट, बोन और पेड़ के छिलकों को हटाने के लिए, एनिमल्स के स्किन को निकालने के लिए, फ्रूट्स को चॉप करने के लिए, रूट्स को चॉप करने के लिए ये स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे। और हमें बहुत सारी जगह पे ये भी पढ़ने को मिला दैट जो लकड़ियाँ होती थी और जो हड्डियाँ होती थी उसमें एक हैंडल अटैच करके वो स्पेयर्स एंड एरो के जैसे यूज़ करते थे हंटिंग के लिए। साथ में हमें ये देखने को मिला कि लकड़ियों को चॉप करने के लिए कुछ टूल्स का यूज़ किया जाता था, और लकड़ियों को कहाँ यूज़ करते थे वो? तो फायरवुड में, हर्ट्स में और टूल्स में, ये 3 जगह पे हमें ये देखने को मिला। नेक्स्ट वी हैव अ चूज़िंग, ये हमारा थर्ड टॉपिक है दैट चूज़िंग अ प्लेस टू लिव इन। ये जो लोग थे वो कैसे चूज़ करते थे कि वो उन्हें कहाँ पे रहना चाहिए? All the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidence of hunter and gatherers। ये आपका मैप है, मैप के ऊपर जहाँ-जहाँ पे आपके रेड ट्रायंगल्स बने हुए हैं, वो वैसे साइट्स हैं जहाँ पे हमें हंटर्स और गैदरर्स की एविडेंसेस मिले हैं। अच्छा, ये याद रखना कि ये जो मैप है ना, ये ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सारी ही चीज़ों को मार्क किया गया है। ये बस एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताया गया मेजर साइट्स कौन-कौन से हैं जहाँ-जहाँ पे हमें इन्हीं के एविडेंस देखने को मिले हैं। तो हमें देखना है रेड ट्रायंगल्स। सबसे बड़ा जो है हम अपने बुक में भी पढ़ेंगे, ये भीमबेटका के बारे में। तो पहला तो ये है, सेकंड है होंगसी एंड कुरनूल केव्स। आपकी बुक में इन तीनों के बारे में है। ये जितने भी रेड ट्रायंगल्स हैं इन्हें हम पैलेलिथिक साइट्स कहते हैं। ये हम इसी चैप्टर में थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो अभी बस इतना हम देखेंगे कि कहाँ-कहाँ पे रेड ट्रायंगल्स है। तो पहला भीमबेटका है, होंगसी है और कुरनूल रेव केव्स है। ओके, यहाँ यहाँ पे क्या मिला था हमें? तो यहाँ पे हमें हंटर्स एंड गैदरर्स के एविडेंसेस मिले कि यहाँ पे ये रहा करते होंगे। मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेस ऑफ वाटर। बहुत सारे साइट्स यहाँ पे आपको ऐसे मिलेंगे जो कि पानी के पास, रिवर के पास, लेक के पास, पानी के पास के आपको साइट्स देखने को मिलेंगे। सच एज सच एज रिवर्स एंड लेक्स, जहाँ-जहाँ पे आपको रिवर या फिर तो लेक देखने को मिलेंगी। एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, पीपल ट्राइड टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजीली अवेलेबल। जहाँ सिंस ये जो एरा चल रहा था ये हमारा स्टोन टूल वाला था, इस टाइम पीरियड पे जो लोग थे वो स्टोन टूल्स का यूज़ कर रहे थे और काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये सारी चीज़ें। इस वज़ह से लोग ऐसे जगह पे रह रहे थे जहाँ पे उन्हें अच्छी क्वालिटी का स्टोन देखने को मिलेगा। तो आप जहाँ पे भी ये सारी देखोगे ना, आपको 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तो यहाँ पे आपको स्टोन्स देखने को मिलेंगे, स्टोन्स दैट इज़ केव्स वग़ैरह होगा। सेकंड आपको रिवर, वाटर देखने को 1 मिनट। सेकंड आपको वाटर देखने को मिलेगा, दैट इज़ या तो रिवर होगा आस-पास में या फिर तो लेक होगा। ओके। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में भी है दैट भीमबेटका जिसको जो कि आज मध्य प्रदेश में है। दिस इज एन ओल्ड साइट विद केव्स, यहाँ पे आपको केव्स
एंड रॉक शेल्टर्स देखने को मिलेंगे। पीपल चोज दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन, हीट एंड विंड। क्यों लोग यहाँ पे रहते थे भीमबेटका में? तो पहला तो हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे केव्स है, रॉक शेल्टर्स हैं, जिसकी वजह से ये स्टोन टूल्स आराम से बना सकते हैं। नेचुरल केव्स थे ये, और ये जो केव्स थे ये इन्हें शेल्टर प्रोवाइड करता था, किससे? रेन से, हीट से, विंड से। दीज रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली, और यहाँ पे आपको नर्मदा वैली भी देखने को मिलेगा। नर्मदा वैली आपको रिवर वाटर की जो नीड थी वो पूरा करती है, और जो आपका रॉक शेल्टर्स था वो आपका स्टोन स्टोन नीड्स को पूरा करता है। नेक्स्ट है हमारे पास दिस रॉक पेंटिंग्स। ये इमेज भी आपकी बुक में है, ये इमेज भी आपकी बुक में है, रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। ये जो रॉक पेंटिंग आपको देखने को मिल रही है, ये आपको क्या बताता है? दैट दिस इज द ह्यूमन, दिस इज द एनिमल। अ पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर डिस्क्राइब द पेंटिंग। Many of the caves in which these early people lived have paintings on the wall। जितने भी लोग इन जो ये जो सारे caves में रहते थे, ये सारे जहाँ जहाँ पे भी रहते थे, तो उन caves के अंदर आपको वॉल के ऊपर ना बहुत सारी पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। Some of the best examples are, जिनमें से कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, तो एक है हमारा मध्य प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश। अगर आपको देखना है तो आप एक बार भीमबेटका जा सकते हो, वहां पे भी आपको देखने को मिल जाएंगी। दिस पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। आपको देखने को मिलेगा कि जो वाइल्ड एनिमल है, इसे बहुत ही ग्रेट एक्यूरेसी और एक स्किल के साथ इसे खींचते हुए इंसान देखने को मिलेंगे। ये आप देख रहे हो, ये पकड़ के खींच रहा है। लास्ट सेशन में भी और इस सेशन में भी मैंने बहुत बार साइट्स 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 बोला है। तो व्हाट इज दिस साइट्स मीन? तो साइट्स होता है एक ऐसा प्लेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स वर फाउंड। जहां जहां पे आपको थिंग्स के रिमेन्स रिमेन्स यानी कि बचा हुआ जो चीज होता है वो आपको देखने को मिले, जहां से आप उसे ढूंढ पा रहे हो, जिससे आप अपने हिस्ट्री तक जा पा रहे हो, पास्ट तक जा पा रहे हो, दैट इज साइट्स। दीज वर मेड यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। या तो ये यूज किए गए होंगे, या तो बनाए गए होंगे, या तो लोगों ने छोड़ दिया होगा बना करके। तो वैसे चीजों को हम रिमेन्स कहते हैं। दीज मे बी फाउंड ऑन सर्फेसेस। या तो ये आपको अर्थ के ऊपर देखने को मिलेंगे, सर्फेस के ऊपर पड़ा हुआ, या फिर तो अर्थ के अंदर बेरी किया गया होगा, दफनाया गया होगा, या समटाइम्स इवन अंडर वाटर, या कभी कभी आपको पानी के अंदर भी देखने को मिलते हैं ये। नेक्स्ट वी आर रीडिंग अबाउट फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर। हम हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बोला कि अर्लीस्ट जो पीपल थे वो फायर का यूज किया करते थे, उस टाइम पीरियड पे फायर थी। हमें कैसे पता चला कि भाई फायर का यूज वो करते थे? तो फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप। आपको मैप पे जाना है, कुरनूल केव को ढूंढना है, और आपको देखना है वो कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेटेड है। तो वापस से चलते हैं हम मैप के ऊपर, अभी हम देख के आए थे। दिस इज द मैप। हमने बोला था भीमबेटका, होंगसी और कुरनूल। दिस इज द कुरनूल केव्स। ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड हियर। यहाँ पे आपको एश के जो ट्रेसेस हैं आपको देखने को मिले होंगे। एश क्या होता है? तो आप किसी भी चीज को जब आप जलाते हो, तो जो राख हमें आखिर में जो रिमेन्स मिलते हैं, दैट इज राख जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, तो उसको हम एश कहते हैं। उसके कुछ ट्रेसेस हमें देखने को मिले हैं कुरनूल केव्स में। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। ये एश कहाँ से मिला होगा? किसी चीज को जलाया गया होगा तभी ये आया होगा, तो दैट इज दिस इज फेमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स। बहुत सारी चीजों के लिए फायर का यूज किया जाता होगा, जैसे कि एज अ सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का सोर्स होगा फायर। टू रोस्ट मीट, जो वो एनिमल्स को हंट करके लाते होंगे, उसे रोस्ट करने के काम आता होगा। एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, और साथ में एनिमल्स को डराने के काम में भी आता होगा। तो हमने तीन चीजें को पढ़ा। एक तो लाइट का सोर्स होता होगा, एक तो मीट को रोस्ट करने के लिए है, एंड द थर्ड वन इज एनिमल्स को डराने के लिए होता होगा। दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो ये है क्या? आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथी नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टडिंग। अभी के टाइम पे हम जितनी भी चीजें अभी हम पढ़ रहे हैं, तो उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट बहुत ही लेंथी बड़े बड़े नाम दिए थे और बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेम दिए थे। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड अ पैलियोलिथिक। ये वर्ड याद रखेंगे। जो हम अर्लीस्ट पीरियड की बात कर रहे हैं उसको आर्कियोलॉजिस्ट पेलियोलिथिक बोलते थे। दिस कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, पेलियो जिसका मतलब है ओल्ड, और लिथोस का मतलब है स्टोन, दैट इज ओल्ड स्टोन की जहाँ पे बात हो रही है। इस एरा में स्टोन का यूज हम बहुत ज्यादा करते थे। द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड्स ऑफ स्टोन टूल्स। इस टाइम पीरियड पे हमें स्टोन टूल्स काफी सारे मिले थे। पेलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के 12,000 ईयर्स अगो तक की बात होती है। द लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड, और ये जो हमारा इतना लंबा समय था, दैट इज 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के 12,000 ईयर्स अगो तक की बात जो हो रही है, उसे हमने फर्दर तीन में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज लोअर,
मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक। दिस टाइम स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। और इसी पेलियोलिथिक जो हमने 3 में डिवाइड किया हुआ है, इसी पूरे एरा में ना हमें अपने ह्यूमन हिस्ट्री की 99% हिस्ट्री हमें पता चलती है। ऐसे समझेंगे दैट दिस इज़ द पूरा टाइम स्पैन में हमें दिस इज़ प्रेज़ेंट, ये है 2 मिलियन ईयर्स अगो, 12,000 साल पहले, ईयर्स अगो, 10,000 ईयर्स अगो, और फिर उसके बाद तो ये है। तो ये वाला जो पीरियड था इसको हम पेलियोलिथिक कहते थे। और इसमें हमें 99% हिस्ट्री का पता चला था। इसमें यही बता रहे हैं, और इसी पेलियोलिथिक को हम 3 में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ लोअर, मिडल और अपर पेलियोलिथिक। द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग फ्रॉम 12,000 ईयर्स अगो टिल द 10,000 ईयर्स अगो। और ये वाला जो पूरा टाइम फ्रेम है 10,000 साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले तक में, इसमें हमें देखने को मिले थे एनवायरमेंटल चेंजेस हमें देखने को मिले, और इसको हम मेसोलिथिक बोलते हैं। पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस बिगिनिंग फ्रॉम 12,000 ईयर्स अगो से लेकर के टिल अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज कॉल्ड मेसोलिथिक। मेसोलिथिक को हम कहते हैं मिडिल स्टोन टाइम पीरियड। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस ईयर आर जनरली टाइनी। इस टाइम पीरियड पे जो आपके स्टोन टूल्स हुआ करते होंगे वो बहुत ही काफी छोटे होते हैं, टाइनी होते हैं शेप एंड साइज में, एंड आर कॉल्ड, इसी को हम माइक्रोलिथ्स भी बोलते हैं। Microliths are probably stuck on the handles of bone or wood to make tools such as saws and sickles. और जो माइक्रोलिथ्स वगैरह होते हैं वो आपके बोन या फिर तो वुड में एक हैंडल अटैच करके हम बनाते थे, जो कि हम सॉ और सिकल्स के जैसे यूज करते थे। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी यूज, और इस टाइम पीरियड पे जो पैलेलिथिक वाले स्टोन टूल्स थे वो भी यूज किए जा रहे थे। नेक्स्ट स्टेज जो है वो है 10,000 ईयर्स अगो वाली बात हो रही है, यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है। इसको हम नियोलिथिक बोलते हैं। नियोलिथिक क्या है? नियो दैट इज न्यू होता है। नियो का मतलब न्यू होता है। व्हाट डू यू थिंक द टर्म नियोलिथिक मीन्स? नियोलिथिक में हमें पॉलिश्ड स्टोन टूल्स देखने को मिले, थोड़े और उसे अच्छे से पॉलिश किया गया वैसे टूल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने पहले तो पढ़ा कि कुरनूल केव्स में हमें ऐश के ट्रेसेस देखने को मिले, जिससे हमें पता चलता है कि भाई वहाँ पे जो अर्लीस्ट लोग रहा करते होंगे वो फायर का यूज़ करते थे। फायर हम क्यों यूज़ किया करते होंगे? तो दैट इज़, पहला है हम लाइट के सोर्स के जैसे उसको यूज़ करते थे, सेकंड रो मीट को रोस्ट करने के लिए, थर्ड एनिमल्स को भगाने के लिए। नेक्स्ट हमने ये पढ़ा कि जो आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह हैं उन्होंने बहुत कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी नेम्स दिए हैं, ये जो टाइम पीरियड्स हमने अभी पढ़ा है। तो क्या-क्या नाम है? फर्स्ट वी नो पैलियोलिथिक हो गया, फिर मेसोलिथिक हो गया, फिर नियोलिथिक हो गया। पैलियोलिथिक जो है वो हमारा 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर के 12,000 ईयर्स अगो तक की बात करते हैं। इस टाइम पीरियड पे अच्छा, पैलियोलिथिक को हम कहते क्या, पैलियोलिथिक हमारा जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? तो स्टोन, ओल्ड स्टोन की बात करती है। यहाँ यहाँ पे हमें बहुत सारे स्टोन टूल्स मिले थे। नेक्स्ट जो हमारा पैलियोलिथिक है वो 3 में हम डिवाइड करते हैं, दैट इज़ लोअर, मिडल, अपर पैलियोलिथिक। और ये जो पैलियोलिथिक एरा था इसके टाइम पीरियड पे हमें अपनी ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में 99% चीज़ें हमें यहीं से पता चली हैं। उसके बाद है हमारा 12,000 ईयर्स अगो से लेकर के 10,000 ईयर्स अगो। 12,000 से लेकर के 10,000 साल पहले तक के बीच में हमें एनवायरमेंटल चेंजेस देखने को मिले थे। हम इसको मेसोलिथिक कहते हैं। मेसोलिथिक दैट इज़ मिडल स्टोन। यहाँ इस टाइम पीरियड के जो स्टोन्स हुआ करते हो थे, वो बहुत ही छोटे हुआ करते थे साइज़ एंड शेप में। इसको हम माइक्रोलिथ्स भी बोलते हैं, स्मॉल स्टोन। माइक्रोलिथ्स जो थे, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, तो जो लकड़ियाँ होती थी या फिर तो हड्डियाँ होती थी, उसमें एक हैंडल अटैच करके उसको हम सॉज़ एंड सिकल के जैसे यूज़ करते थे। लेकिन उस टाइम पीरियड पे हमें पैलियोलिथिक के भी कुछ स्टोन टूल्स यूज़ करते हुए लोग दिखे थे। नेक्स्ट जो स्टेज है हमारा, दैट इज़ 10,000 ईयर्स अगो, यानी कि आज से लेकर के 10,000 साल पहले तक की जब हम बात करते हैं तो उसको हम नियोलिथिक बोलते हैं। तो नियोलिथिक जो है उसको न्यू आता है, हमारा न्यू उसका मतलब होता है, दैट इज़ न्यूलिथिक। उसके अंदर आपको पॉलिश्ड स्टोन टूल्स देखने को मिलते हैं। ये क्लियर हो गया?
नेक्स्ट है चेंजिंग एनवायरनमेंट। अभी हम ऊपर पढ़ के आए ना दैट यहाँ पे हमारा 10,000 से लेकर के 12,000 साल पहले तक में हमें एनवायरमेंटल चेंजेस देखने को मिले। दिस इज मेसोलिथिक वाला एरिया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज चेंजिंग एनवायरनमेंट। Around 12,000 years ago, there were major changes in the climate of the world with the shift of relatively warm conditions. हमारा जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा वार्म होने लग गया था। 12,000 साल पहले की बात हो रही है, तो थोड़ा सा क्लाइमेट में हमें चेंजेस देखने को मिला। इन मेनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, जिसकी वजह से हमें ग्रासलैंड्स में डेवलपमेंट, हमारे जितने भी एरियाज हैं वो ग्रासलैंड्स में हमें चेंज होते हुए दिखे। दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटेलोप, गोट, शीप एंड कैटल, दैट इज एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास। इसी की वजह से अब देखो ग्रास लैंड्स में चेंज हुए, ग्रासेस आई, तो जिसकी वजह से जो हमारे एनिमल्स वगैरह थे जो कि ग्रास के ऊपर डिपेंडेंट ज्यादा रहते हैं, उनके भी नंबर में चेंजेस हमें देखने को मिला होगा, वो भी हमारे बड़े होंगे, इंक्रीज हुए होंगे। तो वो कौन से एनिमल्स थे? डियर हो गया, एंटेलोप हो गया, गोट हो गया, शिप हो गया, कैटल्स वगैरह हो गए, गाय, काऊ, बफेलोज, ये सारी एनिमल्स। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम। और वो लोग जो इन एनिमल्स को हंट किया करते थे, जो कि ग्रासलैंड्स वाले, ग्रास वाले एनिमल्स थे, ग्रास ईटर्स थे, उनको हंट करने के लिए उनके पीछे पीछे फॉलो करके यहाँ तक आए। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स। जब वो हंट करने के लिए पीछे पीछे आ रहे होंगे, उन्हें फॉलो कर रहे होंगे, उनके मूवमेंट को ट्रेस कर रहे होंगे, उनके मूवमेंट को ट्रेस कर रहे होंगे, उन्हें इनके फूड हैबिट्स के बारे में पता चला होगा। उन्हें पता चला होगा दैट ये तो सोनली ग्रास के ऊपर डिपेंडेंट है। उन्हें ये पता चला होगा ब्रीडिंग सीजन इनका क्या है, कब इनका नंबर बढ़ता है। इट इज लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स देमसेल्व्स। शायद इसकी वजह से ही ऐसा हमें लगता है कि शायद इन सब चीजों की वजह से ही वो जो मूवमेंट को ट्रेस करते करते उन्हें इनके फूड हैबिट्स, ब्रीडिंग सीजन्स के बारे में पता चला होगा। तो उसी की वजह से लोगों ने सोचा होगा कि भाई हम भी हर्डिंग कर ले, हम भी हर्डिंग कर ले, रेयरिंग कर ले इन एनिमल्स का खुद से ही। और इस टाइम पीरियड पे हमें फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पोर्टेंट। यहाँ पे आपको फिश का भी पालन करते हुए लोग दिखेंगे। हर्डिंग एंड रेयरिंग का मतलब क्या होता है? एनिमल्स का जो पालन करते हैं, दैट इज पशुपालन को हम रेयरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। हमने ऊपर पढ़ा एनवायरमेंटल चेंजेस। एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से ग्रासलैंड वाले एनिमल्स बढ़े, ग्रासलैंड्स वाले एनिमल बढ़े, तो लोग जो इनको हंट करने के लिए इनके पीछे पीछे ट्रेस करते थे, इनके मूवमेंट को उन्हें पता चला होगा, इनके ब्रीडिंग सीजन के बारे में, फूडिंग हैबिट के बारे में, और फिर इसके बाद और लोगों ने हर्डिंग एंड रियरिंग के बारे में सोचा होगा। उसके बाद कहाँ से शुरू हुआ? बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग, ऑफ हर्डिंग एंड फार्मिंग। This was also a time when several grain-bearing grasses, including wheat, barley, and rice, grew naturally in different parts of the subcontinent. ये ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पे बहुत सारे ग्रेन बियरिंग ग्रासेस, ऐसी ग्रासेस जिसके अंदर आपको ग्रेन्स देखने को मिलते हैं, ऐसी ग्रासेस जो कि ग्रेन्स उगाने में हेल्पफुल होती हैं, उन ग्रासेस का आपको देखने को प्रेजेंस देखने को मिला होगा। तो वैसे कौन से हैं? व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, राइस हो गया, ये ग्रासेस के जैसे ही दिखते हैं, बस इसमें ग्रेन्स होते हैं साथ में। तो ये क्या हो, तो ये नेचुरली अलग अलग पार्ट्स, जो सबकॉन्टिनेंट का अलग अलग पार्ट है, वहां पे इन्हें ये ग्रो करते हुए नजर आए। Men, women, and children probably collected these grains as food and learned where they grew and when they ripened. ये जो men, women and children थे, ये क्या किए होंगे? ये इन ग्रेन्स को, ग्रासेस को, जिसमें ग्रेन्स होंगे, उसे कलेक्ट किया होगा इन्होंने। इन्हें ग्रासेस के बारे में पता था, ग्रेन्स के बारे में नहीं पता था। तो जब इन्होंने कलेक्ट किया होगा तो इन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि भाई जो ग्रासेस हैं इसके साथ हमें ग्रेन्स भी देखने को मिल रही है, समथिंग इज अनयूजुअल। तो वो उसे थोड़ा-सा और ऑब्जर्व किए होंगे, तो वहाँ से उन्हें पता चला होगा, थोड़ा और ऑब्जर्व करने के बाद पता चला होगा कि ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, कहाँ पे ये उगा उगा करते हैं, कहाँ पे ये उगते थे, एंड व्हेन दे राइपेंड, और कब ये पकते हैं। दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। और इसी की वजह से हो सकता है कि उन्होंने सोचा होगा क्यों ना हम खुद से ही अपने प्लांट्स को ग्रो करें। इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स, और इसी तरीके से लोग क्या बने होंगे? फार्मर्स बने होंगे। हमारी हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा कि दैट जब हमारा ये एनवायरनमेंट चेंज हुआ था, तो ग्रासेस के साथ साथ कुछ ग्रेन्स वाले ग्रासेस भी उगने शुरू हो गए थे नेचुरली सब कॉन्टिनेंट में। और जो मेन, वेमेन और चिल्ड्रन थे, उन्होंने इसे कलेक्ट किया, ऑब्जर्व किया, इन्हें पता चला होगा कि भाई हाँ, ये कहाँ कहाँ पे अपने आप उगते हैं, कब ये पकते हैं, कब इसे हम खा सकते हैं, कब इसे हार्वेस्ट किया जा सकता है। ये सारी चीजें उन्हें पता चली होगी और इनके माइंड में आया होगा कि क्यों ना हम खुद से अपने प्लांट्स को ग्रो करें, तो वहां से ये फार्मर्स बने होंगे। People could also attract and then tame animals by leaving food for them near their shelters. जो लोग थे वो क्या करते थे? वो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स, पहले तो वो खाना वाना दे करके एनिमल्स को अपने पास अट्रैक्ट करते थे, और फिर टेम, टेम का मतलब होता है पालना, डोमेस्टिकेट करना, डोमेस्टिकेट करना।
तो क्या करते थे कुछ लोगों ने क्या सोचा कि भाई हम फूड दे करके जो एनिमल्स होंगे उसे हम अट्रैक्ट करते हैं और फिर उन्हीं एनिमल्स को टेम करते हैं, डोमेस्टिकेट करते हैं अपने शेल्टर्स के पास में। द फर्स्ट एनिमल दिस इज इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के फॉर्म में ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग। पहला वो कौन सा एनिमल था जिसे हमने टेम किया था, हमने यानी कि अर्लीस्ट पीपल ने टेम किया था, पालना शुरू किया था। तो वो हम पढ़ते हैं डॉग के वाइल्ड एंसेस्टर्स के बारे में। Later people encouraged animals that were relatively gentle to come near the camps where they lived. बाद में इन्होंने क्या सोचा कि भाई ऐसे एनिमल्स को हम और एनकरेज करते हैं अपने शेल्टर के पास, अब जहाँ पे भी वो रह रहे हैं उसके पास उनको और बुलाने में। कैसे एनिमल्स जो कि थोड़े से जेंटल होते हैं, थोड़े से कम अग्रेसिव होते हैं। दैट्स व्हाई डॉग्स हो गए या फिर तो गोट्स हो गए, शिप्स वगैरह हो गए, इन सबको इन्होंने पालना शुरू किया। दीज एनिमल्स सच एज शीप हो गया, गोट हो गया, कैटल हो गया एंड आल्सो पिग लिव्ड इन द हर्ड्स एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रासेस। और ये जितने भी एनिमल्स थे ये क्या खाया करते थे, ये ग्रासेस को खाते थे। Often people protected these animals from attacks by other animals. This is how they become herders. और बहुत बार ये जो लोग होते थे ये वाइल्ड एनिमल्स जब भी जैसे कि अब कोई भी वाइल्ड एनिमल है उनका जो प्रे होता होगा वो छोटे एनिमल्स या फिर तो ग्रास ईटर्स होते होंगे। तो जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स को ग्रास ईटर्स दिखते थे, जहाँ पे भी वाइल्ड एनिमल को कैटल्स वगैरह दिखती थी वो अटैक करने के लिए आते थे और ये लोग क्या करते थे उनको बचाते भी थे। इसी तरीके से वो हर्डर्स बन गए। तो हमने ऊपर पढ़ा कि फार्मर्स कैसे बने, अब हम पढ़ रहे हैं हर्डर्स कैसे बने। तो जो लोग हुआ करते थे वो अपने शेल्टर्स के आस-पास में खाना-वाना दे करके एनिमल्स को अट्रैक्ट करते थे और फिर उसको डोमेस्टिकेट करते थे, टेम करते थे। और जो सबसे पहला एनिमल था जिसे हमने टेम करना शुरू किया तो वो हमारा डॉग था, डॉग के वाइल्ड एंसेस्टर्स थे। उसके बाद धीरे-धीरे लोगों को लगने लग गया डॉग का जो वाइल्ड एंसेस्टर है माउंटेन एरिया में, हिली एरिया में ये मोस्टली वोल्फ हुआ करता था, बट आपके बुक में डॉग दिया हुआ है। अगर आपके क्वेश्चन में डॉग ऑप्शन है तो आप डॉग ही मार्क करके आओगे। लेटर जो थे बाद में लोगों ने और एनकरेज किया कि भाई हम थोड़े रिलेटिवली जेंटल एनिमल्स को अपनी तरफ हम और टेमिंग के लिए बुलाएँगे। तो जेंटल वो थे जो कि ग्रास ईटर्स थे, जो कि ग्रास खाते थे। दैट इज़ शिप हो गया, गोट हो गया, कैटल हो गया, पिग वगैरह हो गए, ये सब घास खाया करते थे, तो इनको इन्होंने डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया। तो बहुत बार ऐसा होता था कि जो वाइल्ड एनिमल्स थे वो ग्रास ईटर्स को अटैक करते थे। तो जब भी वो अटैक करने के लिए आते थे तो ये लोग उसको बचाया करते थे। इस तरीके से वो हर्डर्स बन गए। इसी में एक क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजंस व्हाई द डॉग वाज परहैप्स द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड? बता सकते हो कि डॉग जो था वो पहला एनिमल क्यों था जिसे हमने डोमेस्टिकेट किया? तो क्या रहा होगा, डॉग्स को हमने सबसे पहले टेम क्यों किया होगा? पहला तो ये कि ये हंटिंग में हमें हेल्प करता होगा। हंटिंग हेल्प हमें इससे मिलती होगी। सेकंड ये है कि स्मॉलर इन साइज होता है ये, स्मॉलर इन साइज कंपैरेटिवली ये स्मॉलर होता था। तीसरा ये हो सकता है कि हम बाकी जो हमारे कैटल्स वगैरह हैं उससे हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हम डॉग्स को माना करते थे। एंड थर्ड जो इम्पोर्टेंट है जो आप अपने पेपर में लिख सकते हो, वो ये है कि जब भी कोई बाहर से कोई भी वाइल्ड एनिमल अटैक करने के लिए आता था तो डॉग्स क्या करते थे? डॉग्स यूज्ड टू प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। ये 3 मेन रीज़न्स हैं। पहला तो ये कि स्मॉलर इन साइज़ होते थे, वो आराम से उसे अपने शेल्टर के अंदर रखा जा सकता था। हंटिंग में हेल्प किया करते थे वो लोग। डॉग्स जो होते थे जब वाइल्ड एनिमल्स कभी भी अटैक करने के लिए आते थे तो वहाँ पे जो डॉग्स हुआ करते थे वो उनको बचाते थे, प्रोटेक्ट करने का काम करते थे। अच्छा, नेक्स्ट है न्यू वे ऑफ लाइफ। इफ यू प्लांट अ सीड यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। अगर आप कोई भी सीड को आप प्लांट करते हो तो आप देखोगे वो कुछ टाइम लेता है भाई वो ग्रो करने में। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, कुछ दिन ले लेगा, कुछ वीक या फिर तो कुछ मंथ्स एंड इन सम केसेस ईयर्स, कुछ साल भी ले लेते हैं। When people began growing plants, it meant that they had to stay in the same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away animals and birds till the grain ripened. अच्छा, हमें ये पता है कि जब हम कोई भी सीड को हम जब प्लांट करते हैं तो ये काफ़ी टाइम लेता है उगने में। दिन लगते हैं, हफ्ते लगते हैं, महीने लगते हैं, कुछ केसेस में हमें साल-साल लग जाते हैं। अब उस सिनेरियो में अगर ये जो फार्मर्स हुआ करते थे, ये जब कोई भी प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें एक जगह पे रुकने की ज़रूरत थी। जहाँ पे वो बैठ कर के, जहाँ पे वो रह करके उस प्लांट का देखभाल कर पाएँ, वाटरिंग कर पाएँ, पानी की ज़रूरत होती है उन्हें, अगर कोई एनिमल या बर्ड आ रहा है तो उससे भगा पाएँ, जब तक आपका ग्रेन तैयार ना हो जाए हार्वेस्टिंग के लिए। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली, और उसके बाद ग्रेन्स को केयरफुली यूज़ किया जाए। इन सब चीज़ के लिए उन्हें एक जगह पे स्थिर होकर के रहने की ज़रूरत थी। एज़ ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, पीपल हैड टू थिंक ऑफ वेज़ ऑफ स्टोरिंग इट।
अब देखो, पहला तो यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि ग्रेन्स को उगाने के लिए चावल, गेहूँ, बारले इन सबको उगाने के लिए इन्हें एक जगह पे रहने की ज़रूरत थी। ये रहना शुरू कर दिए। रहने के बाद इन्हें ये ग्रेन्स को ना सँभाल के रखना पड़ता था क्योंकि यही इनका फूड भी था और यही इनका सीड भी था। पीपल हैड टू थिंक ऑफ इट। अब इसको स्टोर करने के लिए वो बहुत सारे तरीके ढूँढने लग गए। इन सम एरियाज़ दे बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स। बहुत सारे एरिया में आपको बड़े-बड़े क्ले पॉट्स देखने को मिलेंगे। वोव बास्केट्स मिलेंगे, जूट्स वगैरह के जो बास्केट्स आप देखते हो वो भी उसी का एक पार्ट है। ग्राउंड में है जो बहुत बड़े-बड़े गड्ढे खोद देते हैं सो दैट वो ग्रेन्स को वहाँ पे स्टोर करके रख पाएँ। तो ये कुछ तरीके हमें देखने को मिले। तो यहाँ पे आपको सेटलमेंट देखने को मिलेगा। एक अच्छा एक गुड वे ऑफ सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा। दैट किस तरीके से फार्मर्स वगैरह ने सेटलमेंट देखा कि कहाँ पे उन्हें रहना चाहिए, कैसे वो वाटरिंग करेंगे और फिर उन ग्रेन्स जो वो ग्रेन्स वो उगा रहे हैं, उसके बाद वो हार्वेस्ट करने के बाद वो उसे कैसे रखेंगे अपने पास, स्टोर कैसे करेंगे, उसी से रिलेट होकर के एक आपको क्ले पॉट भी देखने को मिलेगा और साथ में हमें क्या वोवन बास्केट्स या फिर तो ग्राउंड के अंदर जो पिट्स वगैरह को डग आउट करके रखते हैं। नेक्स्ट है रियरिंग एनिमल्स। अभी बताया मैंने रियरिंग क्या होता है, पशुपालन को हम कहते हैं रियरिंग एनिमल्स। Animals multiply naturally. Besides, if they are looked after carefully, they provide milk, which is an important source of food, meat, whenever they required. देखो एनिमल्स को ये रख रहे हैं और उनकी देखभाल कर रहे हैं। अगर हम इसे अच्छे से करें ना तो ये जो एनिमल्स है हमें मिल्क प्रोवाइड करती है, मीट प्रोवाइड करती है। जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो ये हम इनसे ले सकते हैं। इन अदर वर्ड्स वुमेन दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज़ अ स्टोर ऑफ फूड। हम दूसरे वे में बोल सकते हैं ये जो एनिमल जिसको आप डोमेस्टिकेट करते थे, वो हमारा स्टोर ऑफ फूड था। स्टोर ऑफ फूड था। अगर हमें बाहर का कोई भी चीज़ नहीं खाने को मिला, बाहर का इन द सेंस ग्रेन्स नहीं है आपके पास, प्लांट्स नहीं है, लीव्स नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास, तो आप इन एनिमल्स से मिल्क निकाल सकते हो, मीट यू एज़ अ मीट यूज़ कर सकते हो आप, तो इसको हम कहते थे स्टोर ऑफ फूड है ये। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। कैसे हमें पता चला फार्मर्स एंड हर्डर्स के बारे में, पहले फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में कैसे पता चला। इन मैप यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स। आप अपने मैप में देखोगे काफी सारे ब्लू स्क्वायर्स आपको देखने को मिलेंगे। ईच मार्क्स अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स। ये जो ब्लू मार्क है वो हमारा एविडेंस है, वो दिखाता है कहाँ कहाँ पे कौन कौन से साइट पे आपको अर्ली फार्मर्स एंड अर्ली हर्डर्स के एविडेंसेस देखने को मिले। These are found all over the subcontinent. Some of the most important ones are in the northwest, in present day Kashmir, and in east and south India. तो ऐसे तो ये जो एविडेंसेस है हमारे सब कॉन्टिनेंट में काफी सारे हैं। उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट वंस हैं नॉर्थ वेस्ट में, प्रेजेंट डे कश्मीर में, ईस्ट में और साउथ इंडिया में। सबसे पहले हम चलते हैं मैप के ऊपर और ब्लू स्क्वायर्स को ढूंढते हैं। दिस इज द मैप। सबसे पहला, लेट मी चेंज द कलर। सबसे पहला बुरज़हम, मेहरगढ़, आपके बुक में मेहरगढ़ के ऊपर पूरा मेंशन है। चिरान, फिर है उसके बाद कोल्डीवा, महागढ़ एंड रेयामपली और हलूर। इधर आ जाओगे तो दाऊजली हदें। Find out whether these sites were settlements of farmers and herders. Scientists study evidence of plants and animal bones. ये पता करने के लिए कि यहाँ पे हमारे फार्मर्स या हर्डर्स रहा करते थे या नहीं करते थे, इनका सेटलमेंट था या नहीं था, वो जानने के लिए इन्होंने साइंटिस्ट ने एविडेंसेस निकाले प्लांट्स के, और एनिमल बोन्स के। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन ऑफ बर्न्ड ग्रेन। अच्छा, फार्मर्स और हर्डर्स के बारे में पता करने के लिए प्लांट से हमें फार्मर्स के बारे में पता चलेगा कि अगर प्लांट्स के बहुत ही प्रोमिनेंट नंबर ऑफ काफ़ी सारे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स हमें देखने को मिल रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ से पता चलेगा कि भई वहाँ पे फार्मर्स रहा करते होंगे और अगर एनिमल बोन्स ढेर सारे होंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि वहाँ पे हर्डर्स रहा करते थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें चीज़ मिली है ना, वो ये मिली है कि रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन। ग्रेन्स, जले हुए ग्रेन्स के रिमेन्स मिले हैं हमें। दीज़ मे हैव बीन बर्न्ड एक्सीडेंटली और ऑन पर्पस। या तो ये जो ग्रेन्स थे इन्हें जानबूझ के जलाया गया होगा, पर्पसफुली जलाया होगा या फिर तो एक्सीडेंट से ये जल गए होंगे।
Scientists can identify these grains and so we know that a number of crops were grown in different parts of the subcontinent. जो जितने भी लोग थे उस टाइम पीरियड पे साइंटिस्ट ने साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई करा इन ग्रेन्स को और हमें काफी सारे क्रॉप्स यहाँ पे देखने को मिले दैट हमें पता चला कि काफी ये जो सबकॉन्टिनेंट था यहाँ पे अलग अलग पार्ट में हमारे बहुत सारे क्रॉप्स को उगाया जाता था। दे कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स और साथ में हमें क्या मिला बहुत सारे एनिमल्स के अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग बोन्स भी देखने को हमें यहाँ पे मिला था। तो हमने क्या पढ़ा कि तो हमने क्या पढ़ा फार्मर्स और हर्डर्स के एविडेंसेस को और उनके सेटलमेंट को जानने के लिए कि कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से साइट्स पे ये फार्मर्स और हर्डर्स रहा करते थे, तो हमने क्या करा कहाँ-कहाँ पे हमें प्लांट्स और एनिमल्स के एविडेंसेस मिले हैं, प्लांट एंड एनिमल्स के बोन के एविडेंसेस मिले हैं। अगर प्लांट के एविडेंसेस ज़्यादा हैं, इसका मतलब वहाँ पे फार्मर्स रहा करते होंगे, एनिमल के बोन की ज़्यादा एविडेंसेस है तो वहाँ पे हर्डर्स रहा करते होंगे। इन सब के टाइम पीरियड पे हमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चली, इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स हमें मिली दैट इज़ रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन। साथ में ये भी है कि ये जो ग्रेन्स थे उसे या तो पर्पसफुली जलाया गया था या तो वो एक्सीडेंट से जले थे। दैट इज़ हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पीरियड पे लोग यहाँ पे फार्मिंग किया करते होंगे तभी ये ग्रेन्स आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। एक अच्छी सेटल्ड लाइफ देखेंगे हम उसके बाद। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हर्ट्स और हाउसेस एट सम साइट्स। कुछ साइट्स पे जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्हें हर्ट्स और हाउसेस के भी एविडेंसेस देखने को मिले। फॉर इंस्टेंस इन बर्ज़ाहोम इन प्रेजेंट डे कश्मीर, कश्मीर की बात हो रही है, नॉर्थ में है ये। बर्ज़ाहोम की बात करें, पीपल बिल्ड पिट हाउसेस, वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने पिट हाउसेस बना के रखा हुआ था व्हिच वर डग इनटू द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड में बनाया गया था। पिट हाउसेस कैसे? तो दिस इज द अर्थ सरफेस, ये हमारा अर्थ सरफेस है। इन लोगों ने क्या करा, नीचे ये पूरा अच्छे से पूरा डिग कर दिया, ग्राउंड को ये पूरे अच्छे से इन्होंने डिग कर दिया और साथ में एक स्टेयरकेस भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि वैसी सीढ़ियाँ जो कि आपको नीचे लेकर के जाती है, विद स्टेप्स लीडिंग इनटू देम। सीढ़ियाँ होती है जिससे वो नीचे जाते थे और यहाँ पे वो रहा करते थे। दीज मे हैव प्रोवाइडेड शेल्टर इन कोल्ड वेदर, ये जो ठंडा मौसम होता होगा कोल्ड वेदर दैट इज हम एक किसकी बात कर रहे हैं, कश्मीर की बात कर रहे हैं। कश्मीर में कोल्ड वेदर होता होगा उससे बचाने का काम करता होगा ये पूरा शेल्टर। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड कुकिंग हर्ट्स, हर्ट्स का मतलब होता है चूल्हा, जो आप स्टोव बोलते हो आज के डेट में, चूल्हा जिसको आप आज के डेट में स्टोव बोलते हो। तो कुकिंग हर्ट्स देखने को मिला हमें, दोनों ही बाहर भी, घर के बाहर भी और घर के अंदर भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आपको देखने को मिला। जिससे हमें पता चलता है कि वेदर की कंडीशन के ऊपर ये खाना बनाया करते थे कि अगर ज़्यादा ठंड है, तो ये घर के अंदर कुक करेंगे और अगर ठंड ज़्यादा है, तो वो बाहर आकर के भी कुक करते थे। तो हमें 2 हर्ट्स देखने को मिलते थे, एक घर के अंदर और एक घर के बाहर। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी साइट्स एज़ वेल, बहुत सारे स्टोन टूल्स भी हमें देखने को मिले यहाँ पे। मेनी ऑफ दीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलेयोलिथिक टूल्स, और बहुत सारे टूल्स तो ऐसे थे जो कि पैलेयोलिथिक टूल्स से काफ़ी डिफरेंट थे। दैट्स व्हाई दैट्स व्हाई हम उसे नियोलिथिक कहते हैं। दिस इंक्लूड्स टूल्स दैट वर पॉलिश्ड टू गिव अ फाइन कटिंग एज, ये क्या होते थे, ये पॉलिश्ड स्टोन टूल्स हुआ करते थे। एंड मोर्टार्स एंड पेस्टल्स, मोर्टार्स एंड पेस्टल्स क्या होता है, मोर्टार्स एंड पेस्टल्स क्या होते हैं, तो मुसली और हमारा ओखली, ओखली और मुसली जिसको कहते हैं वही मोर्टार्स, जो कि आज भी लोग यूज किया करते हैं, यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, ग्रेन को ग्राइंड करने के और दूसरे प्लांट प्रोड्यूस को ग्राइंड करने के काम आता था मोर्टार्स और पेस्टल्स। मोर्टार्स एंड पेस्टल्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टुडे, आज के भी डेट में आपको मोर्टार्स और पेस्टल्स यूज करते हुए लोग दिखेंगे सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर। एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पेलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज्ड, एंड रिमेंबर सम टूल्स वर आल्सो मेड ऑफ बोन। अभी भी इस टाइम पीरियड पे भी पेलियोलिथिक टाइप के जितने भी टूल्स थे वो अभी भी यहाँ पे भी, जो हमने अभी कश्मीर की बात की है, इस टाइम पीरियड पे भी लोग यूज कर रहे थे उसको। और साथ में ये भी याद रखेंगे जो टूल्स थे वो कुछ टूल्स हमारे बोन से भी बने हुए होते थे। हमने क्या पढ़ा इसमें कि आर्कियोलॉजिस्ट ने हर्ट्स और हाउसेस के ट्रेसेस उन्हें मिले थे कुछ साइट से, जैसे कि एक एग्जांपल दिया हमने बर्ज़ाहोम, बर्ज़ाहोम कश्मीर में है, आज के कश्मीर में है, और वहाँ पे कैसा होता था, पिट हाउसेस, वो अर्थ से ग्राउंड से अंदर की तरफ वो पिट हाउसेस बनाया करते थे जिसमें वो सीढ़ियां भी यूज करते थे और सीढ़ियों से वो नीचे की तरफ जाते थे। मे बी कोल्ड वेदर में वो एक शेल्टर प्रोवाइड करता था, इस वजह से वो वहां पे रहा करते थे। और आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कहा कि भाई हमें हर्ट्स देखने को मिला है, कुकिंग हर्ट्स देखने को मिला है, कुकिंग हर्ट्स देखने को मिला है। हर्ट्स होता है हमारा चूल्हा। तो ये आपको घर के अंदर भी, हर्ट्स के अंदर भी और हर्ट के बाहर भी आपको देखने को मिलेगा, विच सजेस्ट, वो हमें बताते हैं दैट
डिपेंडिंग ऑन द वेदर, वेदर जैसा होगा उस हिसाब से वो खाना बनाया करते थे। अगर ठंड ज़्यादा है तो घर के अंदर बनाया करते होंगे और ठंड कम है तो वो घर के बाहर बनाया करते होंगे। स्टोन टूल्स भी हमें बहुत सारे मिले थे इस साइड से। तो कुछ तो स्टोन टूल्स ऐसे थे जो कि न्यू थे, दैट इज़ पॉलिश्ड वन थे। तो जो पॉलिश्ड वन थे इस वज़ह से हम इसको नियोलिथिक बोलते हैं। और हमें कुछ पैलियोलिथिक जैसे भी मिले होंगे, उसको हम नियोलिथिक कहते हैं। उसका एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है, दैट इज़ मोर्टार्स एंड पेस्चर्स, जिसको हम बोलते हैं हमारा ओखली या फिर तो मुसली। ओखली और मुसली बोलते हैं, जो कि आज भी लोग यूज़ करते हैं। वो हमारा नियोलिथिक से आया है। मोर्टार्स और पेस्चल जो होते थे वो ग्रेन्स वगैरह को ग्राइंड करने के काम में आते थे। और हम ये भी देखते हैं कि हमारे इस टाइम पीरियड पे ये जो हमने बर्ज़होम वाला एरा देखा, इसमें भी हमें पैलियोलिथिक टाइप के बहुत सारे टूल्स यूज़ करते हुए लोग दिखे। साथ में ये भी याद रखेंगे, ये जो टूल्स थे, कुछ टूल्स आपके बोन से भी बने हुए थे। मैनी काइंड ऑफ अर्थन पॉट्स हैव आल्सो बीन फाउंड। इसी टाइम पीरियड पे आपको अर्थन पॉट्स, मिट्टी के बने हुए जो घड़े होते हैं, पॉट्स होते हैं, वो भी आपको देखने को मिले। यहाँ से हमें ये भी मिला था, दीज़ वर समटाइम्स डेकोरेटेड, कुछ आपको डेकोरेटेड, पेंटेड आपको देखने को मिलेंगे, एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स। ये जो डेकोरेटेड वाले होते थे, ये जो डेकोरेटेड वाले होते थे, वो फूड स्टोर के लिए यूज़ होता था, स्टोरेज ऑफ फूड। फूड को स्टोर करने के काम आता था। पीपल बिगिन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड। अपने खाना को बनाने के लिए भी वो पॉट का यूज़ किया करते थे। स्पेशली स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस हो गया, व्हीट हो गया, लेंटिल्स हो गया, ये सब चीज़ों को बनाने के लिए वो अर्दन पॉट्स का यूज़ किया करते होंगे। दैट नाउ बिकेम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट, जो कि आज के दिन में भी हमारे डाइट का बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। कौन-सा? राइस, व्हीट और लेंटिल्स। बिसाइड्स दे बिगेन वीविंग क्लॉथ, और इसी के साथ में वो कपड़े भी वीव करना शुरू कर दिए थे। यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स, अलग-अलग मटेरियल को यूज़ करके वो कपड़े भी वीव करना, बुनना शुरू कर दिए थे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कॉटन, जो आज भी हम यूज़ करते हैं। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल दैट इन वन्स? क्या सारी चीज़ें जो हमने अभी तक पढ़ी, जो चेंज होता हुआ देखा, वो क्या एक साथ चेंज हुआ या फिर तो अलग-अलग कहीं-कहीं पे चेंज हुआ? तो नॉट क्वाइट। एक साथ चेंज नहीं हुआ। इन मेनी एरियाज़ मेन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड। बहुत सारे एरिया में आपको यहाँ पे बहुत सारे एरिया में आपको अभी भी मेन और वुमेन जो होंगे वो हंट और गैदर करते हुए दिखेंगे। कहीं-कहीं पे लोगों ने फार्मिंग और हर्डिंग स्टार्ट कर दी है, और कहीं-कहीं पे आपको ये फुल सेटलमेंट देखने को मिला, जहाँ पे लोग रह रहे थे, कुकिंग कर रहे थे, फिर उसके बाद फायर वगैरह का भी था, और नियोलिथिक टूल्स वगैरह भी वो यूज़ कर रहे थे। Besides, in some cases, people try to combine these activities, doing different things during different seasons. और इनके अलावा कहीं-कहीं पे लोग जो थे, वो सीज़न बाय सीज़न अपने ऑक्यूपेशन को चेंज कर रहे थे, एक्टिविटीज़ को कंबाइन करके अलग-अलग काम कर रहे थे, अलग-अलग सीज़न्स के हिसाब से। नेक्स्ट है अ क्लोज़र लुक, लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। फाइंड मेहरगढ़ इन मैप। मैप के ऊपर वापस से आ जाते हैं। दिस इज़ द मैप। मैप ये रहा, ये है हमारा मेहरगढ़। दैट इज़ इंडिया से बाहर है मेहरगढ़। This site is located in a fertile plain near the Bolan Pass, which is one of the most important routes into Iran. ये ना बहुत ही important fertile plain है। Mehergarh was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area. इस पूरे एरिया में मेहरगढ़ इकलौता एक ऐसा जगह था जहाँ पे लोग बार्ले को कैसे ग्रो करते हैं, व्हीट को कैसे ग्रो करते हैं, ये जानते थे। और साथ में शिप्स वगैरह, गोट्स वगैरह, इनकी रियरिंग करते थे, पालते थे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीएस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट। ये हमारे अभी तक में जो हम सब सारे जितने भी विलेजेस जानते हैं, ये हमारा सबसे पहला अर्लीएस्ट विलेज है। तो इफ आपका एमसीक्यू आपसे पूछता है दैट आप बताओ अर्लीएस्ट विलेज के बारे में, तो अर्लीएस्ट विलेज जो था वो हमारा मेहरगढ़ था। एट दिस साइट मेनी एनिमल बोन्स वर फाउंड। इस साइट पे आपको बहुत सारे एनिमल बोन्स भी देखने को मिलेंगे। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर एंड पिग एंड आल्सो बोन्स ऑफ शिप एंड गोट्स वर फाउंड। यहाँ पे आपको वाइल्ड एनिमल्स के बोन्स देखने को मिलेंगे। डियर हो गया, पिग हो गया, इनके बोन्स देखने को मिलेंगे। साथ में आपको शिप और गोट्स के भी बोन आपको देखने को मिलेंगे। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस। और क्या हमें मेहरगढ़ से देखने को मिला? तो यहाँ पे हमें ये जो हाउसेस थे, स्क्वायर शेप के हाउसेस थे या फिर तो रेक्टेंगुलर शेप के हाउसेस हमें वहां पे देखने को मिले। ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स। हर एक हाउस के पास ना 4 या 4 से ज्यादा कंपार्टमेंट्स हुआ करते थे। सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज, और कुछ तो आपको वहां पे स्टोरेज के काम में लाने के लिए भी यूज किया जा रहा था।
व्हेन पीपल डाई, और यहाँ पे ही मेहरगढ़ में ही जब लोग यहाँ पे उनकी मृत्यु होती थी तो देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। यहाँ पे अगर किसी इंसान की मृत्यु होती थी तो उनके जो रिलेटिव्स थे, उनके जो दोस्त थे, वो रिस्पेक्ट पे करते थे। पीपल लुक आफ्टर देम, लोग उनकी देखभाल करते थे, परहैप्स इन द बिलीफ दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर दैट। क्योंकि लोग उस टाइम पे मानते थे, ऐसा उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी एक लाइफ है वहाँ पे, इस वजह से वो उनकी वहाँ पे केयर करते थे। ब्यूरियल इज़ वन ऑफ सच अरेंजमेंट, ब्यूरियल यहीं से निकल के आया और उस टाइम पीरियड पे हमें ब्यूरियल देखने को मिला। सेवरल ब्यूरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़, और मेहरगढ़ में काफ़ी सारे ब्यूरियल साइट्स भी हमें देखने को मिले। इन वन इंस्टेंस एक एग्जांपल ले लो, इन वन इंस्टेंस एक एग्जांपल ले लो, द डेड पर्सन वाज ब्यूरिड विद गोट्स, जहाँ पे आपको एक डेड पर्सन दिखेगा एक गोट के साथ, व्हिच वर प्रोबेबली मेंट टू सर्व एज फूड, जो कि ऐसा हम कह सकते हैं कि उसे वहां पे रखा गया होगा टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, सो दैट मृत्यु के बाद जो उनकी दूसरा जो वर्ल्ड है वहां पे उनके भोजन का वो बंदोबस्त कर दिया जाए। तो ये हो सकता है कि ये गोट को रखा गया हो उनके मृत्यु के बाद जो नेक्स्ट वर्ल्ड है वहाँ पे एज़ अ फूड अरेंजमेंट के लिए उन्होंने इस गोट को रखा गया, गोट को रखा हो। दिस इज द इमेज, यहाँ पे आप देखोगे दिस इज द ह्यूमन, ह्यूमन का स्केलेटन है ये, और यहाँ पे आपको गोट्स देखने को मिलेंगे। अ ब्यूरल ऑफ मेहरगढ़ कैन आइडेंटिफाई द स्केलेटन्स ऑफ गोट। तो ये ऐसा माना जाता था कि जो डेड पर्सन है जिसको भी आप ब्यूरी कर रहे हो उसके साथ वो गोट्स दे देते थे, सो दैट आपका जो नेक्स्ट वर्ल्ड है वहां पे आपको फूड शॉर्टेज ना हो, उनके खाने की व्यवस्था कर दी जाती थी गोट दे करके। और ये है हमारा हाउस जो मैं बोल रही थी, स्क्वायर या फिर तो रेक्टेंगुलर शेप में होते थे ये हाउसेस, इसमें लोग रहा करते थे, और समटाइम्स इसे एज अ स्टोरेज भी यूज किया जाता था। ये 4 कंपार्टमेंट्स होते थे या तो 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स होते थे। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन ये है कि कंप्लीट द सेंटेंस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। हंटर गैदरर्स चूज टू हंटर्स गैदरर्स चोज टू लिव इन केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। क्यों रहा करते थे वो? तो जो रॉक शेल्टर्स थे वो हमें प्रोटेक्ट करते थे, प्रोटेक्ट फ्रॉम विंड, हीट, कोल्ड, इन सब से वो बचाने का काम करते थे। ग्रासलैंड्स डेवलप्ड अराउंड, ग्रासलैंड्स आपको कब देखने को मिली? दैट इज 12,000 ईयर्स अगो आपको ग्रासलैंड्स देखने को मिली। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डू पीपल हु ग्रो क्रॉप्स हैव टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम? क्यों जो लोग थे जो कि क्रॉप्स को ग्रो कर रहे थे उनको एक ही जगह पे काफी समय तक रहना पड़ता था? तो रीजन ये था कि भाई वी ऑल नो दैट अगर आप एक सीड को भी हम प्लांट करते हैं तो उसे ग्रो करने में वो या तो वीक ले लेगा या तो मंथ या फिर तो ईयर्स ले लेते हैं। तो जब तक ये क्रॉप्स ग्रो होंगे तब तक उन्हें एक जगह पे रहना पड़ता होगा वाटरिंग के लिए, या फिर तो उस जगह पे कोई दूसरा एनिमल ना आ जाए, खराब ना कर दे फसल, तो उस चीज के लिए उन्हें रुकने की जरूरत होती थी। थर्ड क्वेश्चन ये है, व्हाई डू आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट मेनी पीपल हु लिव्ड इन मेहरगढ़ वर हंटर्स टू स्टार्ट विद एंड दैट हर्डिंग बिकेम मोर इम्पोर्टेंट लेटर? ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट क्यों सोचते हैं ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट क्यों सोचते हैं दैट वहां पे जितने भी लोग थे, कहाँ पे, मेहरगढ़ में जितने भी लोग थे वो पहले शुरू में हंटर्स हुआ करते होंगे, एंड दैट फिर उसके बाद वो हर्डिंग करने लग गए होंगे। रीजन क्या रहा होगा? तो जो ये मेहरगढ़ था, मेहरगढ़ में हमें दो चीजें देखने को मिली। पहले तो हमें वाइल्ड एनिमल्स के बोन्स देखने को मिले, वाइल्ड एनिमल्स के बोन्स देखने को मिले। और फिर सेकंड बाद में हमें बहुत सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स या फिर तो जो कि लेस अग्रेसिव हुआ करते होंगे, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो हुआ करते होंगे उनके बोन्स देखने को मिले, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स बोन। तो पहले जब वो हंटर्स हुआ करते होंगे, तो वो एनिमल्स को खाया करते होंगे, तो वो हंट करके वाइल्ड एनिमल्स को खाते होंगे, इसी वजह से ये बोन्स हमें देखने को मिली। और फिर अचानक से हमें ना एक टाइम पीरियड के बाद हमें बहुत सारा ढेर सारा हमें हमें डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के बोन्स देखने को मिले थे। तो जहाँ पे भी आपको डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के बोन देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे वो लोग हर्डर्स का काम करते होंगे। तो दैट्स व्हाई। तो पहले जो मेहरगढ़ के लोग थे वो पहले हंटर्स थे, वाइल्ड एनिमल्स के बोन दिखे थे, इस वजह से हम बोलते हैं कि ऐसा मानते हैं कि उस टाइम पे लोग पहले हंटर होंगे। और जहाँ पे भी आपको ये जैसे ही हमें डोमेस्टिकेटेड एनिमल के बोन देखने को मिले तो वो फिर ट्रांसफॉर्म हो गए किसमें, तो हर्डर में हो गए। फोर्थ क्वेश्चन है, why did the hunter gatherers travel from place to place? In what ways are these similar to different from the reasons for which we travel today? ये जो hunter gatherers थे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्यों जाते थे, क्यों ट्रैवल करते थे? तो बहुत सारी रीजन थी। एक तो सर्च ऑफ फूड होता था, दूसरा जिसको वो अटैक करते थे उनके मूवमेंट को ट्रेस करने के लिए वो इधर उधर करते थे, तीसरा हमारा पानी था, वाटर के सर्च में भी वो इधर उधर जाते थे। तो ये हमारे रीजंस थे क्यों का, दैट इज सर्च ऑफ फूड, सर्च ऑफ फूड,
मूवमेंट मूवमेंट ट्रेस करने के लिए वाइल्ड एनिमल्स के, और इन सर्च ऑफ वाटर, राइट। उसके बाद हमसे पूछा है कि ये कैसे सिमिलर है आज के ट्रैवल से। तो आज हम ट्रैवल हंटिंग के लिए या फिर तो फूड के लिए या वाटर के लिए नहीं करते हैं, या तो हम आज के टाइम पे बिजनेस के लिए करते हैं, अपने हॉबीज के लिए करते हैं हम, या फिर तो बेटर लाइफ के लिए करते हैं, बेटर लाइफ के लिए करते हैं। इन दिस वे दिस इज डिफरेंट। फिफ्थ क्वेश्चन है, लिस्ट 3 वेज इन विच हंटर गैदरर्स यूज्ड फायर। 3 वे बताना है जिससे वो फायर्स को यूज करते थे। तो पहला हमारे पास था सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट के लिए वो फायर का यूज करते थे। सेकंड यूज करते थे रोस्ट मीट, मीट को रोस्ट करने के लिए काम आता था। थर्ड था हमारे पास टू केयर वाइल्ड एनिमल्स, केयर वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को डराने के काम में आता था फायर। और वुड यू यूज फायर फॉर एनी दीज पर्पस टुडे, और क्या आज के टाइम पे हम फायर को यूज करते हैं? ऐसे तो नहीं, हम काफी अब एडवांस्ड हो चुके हैं ना, हम फायर को लाइट के सोर्स के जैसे यूज करते हैं। रोस्ट मीट आप कुकिंग के लिए यूज कर सकते हो, ये पार्ट ऑफ हमारा कुकिंग हो गया है। और वाइल्ड एनिमल्स को भगाने के भी अब हम अर्बन एरियाज में रहते हैं, अब हम अर्बन एरियाज में रहते हैं तो वाइल्ड एनिमल्स दूर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, लिस्ट 3 वेज इन विच द लाइव्स ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हंटर गैदरर्स। 3 तरीके बताने हैं कैसे आपके जो फार्मर्स और हर्डर्स थे उनकी लाइफ और हमारे हंटर एंड गैदरर्स की लाइफ डिफरेंट थी। तो देखो ये जो फार्मर्स थे, फार्मर्स एंड हर्डर्स थे, वो एक जगह पे रहते थे, स्टेड एट वन प्लेस। और हंटर्स एंड गैदरर्स थे कीप मूविंग। ये हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, एनिमल्स को ये डोमेस्टिकेट करते थे। ये हमारे हंट एनिमल्स, हंट एनिमल्स। फार्मर्स एंड हर्डर्स के टाइम पीरियड में हमें नियोलिथिक स्टोन्स भी देखने को मिला था। नियोलिथिक स्टोन्स जैसे मोर्टार्स हो गया, पेस्टल्स वगैरह हो गए। इस टाइम पीरियड पे रॉ स्टोन्स, जो हमारा पेलियोलिथिक स्टोन्स था, उसका यूज हमें देखने को मिला। ओके, हो गया। ओके, नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, सम इम्पोर्टेंट डेट्स जो आपके ये हम अभी पढ़ के आए हैं, बट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 4 हैं। पहले तो मेसोलिथिक, मेसोलिथिक हो गया। इसमें एक मेसोलिथिक नहीं, एक तो एक ये देख लो, पैलोलिथिक ले लो, पैलोलिथिक ले लो, पैलियोलिथिक ले लो। पैलियोलिथिक कैसा था? तो पैलियोलिथिक हमारा 12,000 ईयर अगो से लेकर के 2 मिलियन ईयर्स अगो तक के बीच में था, ईयर्स अगो तक के बीच में था। उसके अलावा क्या है, मेसोलिथिक जो है हमारा, ये हमारा 12,000 से लेकर के 10,000 ईयर्स अगो, इसी को हम मेसोलिथ भी कहते हैं। इसी को हम माइक्रोलिथ भी बोलते हैं। फिर बिगिनिंग्स ऑफ डोमेस्टिकेशन हमें 12,000 साल पहले देखने को मिली। फिर हमारा मेहरगढ़ में जो सेटलमेंट हमें शुरू होता हुआ दिखा था, वो हमें 8,000 साल पहले देखने को मिला। और नियोलिथिक की जो बिगिनिंग थी वो 10,000 साल पहले से शुरू होती हुई दिखी थी। ये हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। तो दिस इज इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ यस देन प्लीज like this video and do subscribe to the channel for more sessions. Thank you.